नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 6 नवंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और आलेखों पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह पेज नंबर 7 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था सेक्शन से है। यह आर्टिकल मुख्य रूप से एक विचार विमर्श पर केंद्रित है और इस विचार विमर्श का मुख्य बिंदु यह है कि क्या भारत में कोविड-19 के पश्चात जो अर्थव्यवस्था में जो समृद्धि दर में गिरावट आदि देखी गई थी, क्या वह फिर से रिवाइव हो रही है, क्या इसमें महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव जो आने वाले सकारात्मक बदलाव हैं, क्या वे भविष्य में भी जारी रहेंगे अथवा नहीं। तो इसमें हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बाद जो अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई उसमें कुछ आंकड़ों की, और उसके बाद हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी आर्थिक पुनर्बहाली है वह किस प्रकार से सतत बनाई जा सकती है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 की पहली तिमाही में 24% की गिरावट देखी गई। हालांकि इसके पश्चात जो वर्तमान में अक्टूबर और नवंबर के जो विविध आंकड़े हैं, सितंबर आदि के, वो यह बताते हैं कि अनलॉक प्रक्रिया से अब अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में आ रही है। इसमें बहुत सारे आर्थिक संकेतकों को देखा जा सकता है, जैसे कि सितंबर और अक्टूबर के बिजली उपभोग के आंकड़े, सरकार के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आदि। और इसके माध्यम से यह आशा की जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक अच्छी स्थिति में आने की ओर है। हालांकि दूसरी ओर विद्वानों के बीच यह वाद विवाद का भी विषय है कि जो वर्तमान में जो सुधार देखे जा रहे हैं, क्या वे सतत आधार पर आगे बढ़ेंगे अथवा इनमें हमें और भी सुधार उपायों को किए जाने की आवश्यकता है। तो इसके तहत आपको सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि जब हम बात करेंगे पृष्ठभूमि की, तो इसमें हम किस प्रकार से गिरावट के कुछ तत्वों को देखते हैं। तो हमने यह देखा कि कोविड-19 महामारी के बाद जब भारत में 25 मार्च 2020 से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई, तो उस लॉकडाउन ने न केवल लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण लगाया, वहीं दूसरी ओर जो भारत में औद्योगिक गतिविधियां थीं वह भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुईं। इसके चलते भारत में जो जीडीपी था वह अप्रैल से जून की पहली तिमाही में लगभग इसमें 24% की गिरावट देखी गई। और इसी के अनुपात में जो दूसरे क्षेत्र थे, जैसे कि विनिर्माण क्षेत्र, खनन क्षेत्र, होटल परिवहन क्षेत्र, इनमें भी जो है किसी में 39% तो किसी में 47% तक गिरावट देखने को मिली। अब इसके चलते हम बिजली की खपत आदि में भी भारी गिरावट को देखते हैं, जो अप्रैल में 23% तक देखी गई थी। इसी के सापेक्ष चूंकि औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट थी, तो इससे विशेष रूप से शहरी रोजगार में भी हम गिरावट को देखते हैं और बेरोजगारी की दर तो अप्रैल में लगभग 24% तक देखी गई। अब इसी के अनुपात में हम सरकारी राजस्व में भी गिरावट को देखते हैं, जिसके तहत मार्च में सरकार को जीएसटी के रूप में जो राजस्व प्राप्त हुआ था वह लगभग 98,000 करोड़ रुपए था, जो घटकर मई में 62,000 करोड़ और अप्रैल में तो 32,000 करोड़ तक पहुंच गया था। अब इसके चलते हुआ क्या कि सरकार के सामने यह चुनौती खड़ी हो गई कि वो किस प्रकार को अर्थव्यवस्था को वृद्धि दे। इसके तहत जब कोरोना वायरस का धीरे धीरे प्रकोप कम देखा गया, तो हमने जून और उसके बाद के महीनों में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। हालांकि वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसमें अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों पे इसका प्रभाव पृथक प्रकार से पड़ा है, जैसे कि दवाओं और केमिकल में, खाद्य और पेय पदार्थ में, ट्रैक्टर आदि क्षेत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वहीं दूसरी ओर जो ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र है उसमें हम इसके
पूर्ण क्षमता को नहीं देख पा रहे हैं और यह क्षेत्र मात्र 10 से 30% तक की क्षमता के साथ ही काम कर रहा है। इसी के सापेक्ष बहुत सारे ऐसे रोजगार सघन क्षेत्र हैं जहां पे बड़ी मात्रा में लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, जैसे कि ट्रैवल और टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, रियल एस्टेट क्षेत्र आदि। उनमें जो है हम वृद्धि नहीं देख रहे हैं, जो चिंता का विषय है। तो वर्तमान समय में हम यह देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो वायरस का जो प्रकोप है वह आगे रहेगा। अगर हम इसके संदर्भ में यूरोप का उदाहरण देखें तो हम ये पाएंगे कि यूरोप में अनेक देशों में अभी वायरस का दूसरी वेव, वायरस का दूसरा जो प्रसार है वह देखा जा रहा है और कई यूरोपीय देश जो हैं वो लॉकडाउन की स्थिति को लगा रहे हैं। इसी के सापेक्ष हम भारत में भी यह देखते हैं कि केस भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों में जैसे कि कर्नाटक, केरल, दिल्ली आदि में प्रतिदिन 6 से 7 हजार केस आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। अब यह जो पूरी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, उसी के चलते अर्थव्यवस्था को हम पूर्ण रूप से मात्र 1 या 2 महीनों के आंकड़ों के आधार पर यह नहीं कह सकते कि अर्थव्यवस्था अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट आई है। इसके तहत हमें यह देखना होगा कि जो सरकार ने पहले सरकारी प्रयास किए थे वो क्या किए थे और इसी के सापेक्ष हमें और किन प्रयासों को करना होगा ताकि हम इसके संदर्भ में बेहतर परिणामों को देख सकें। विशेष रूप से हमें इसके संदर्भ में अर्थव्यवस्था को गति देने की आवश्यकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये उठ जाता है कि हमें करना क्या चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले तो हमें जो उच्च स्तरीय जीएसटी की दर है उसको हमें कम करके उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। जैसे कि सीमेंट, स्टील और पेंट आदि क्षेत्र में वर्तमान में जीएसटी की दर 28% तक है, इसको हमें कम करना होगा। इसके सापेक्ष ही हमें यह भी देखना होगा कि पहले जो सरकार ने प्रयास किए हैं उनको और बेहतर ढंग से हमें देखे जाने की ज़रूरत है। जैसे कि इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जिसके तहत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की एक रूपरेखा प्रदान की गई। इसी के साथ आरबीआई ने 27 मार्च को जो होम लोन और दूसरे जो बैंक ऋण थे उनके भुगतान पर 90 दिनों की रोक लगाई, मोराटोरियम लगाया, जिसमें 1 मार्च से 31 मई तक और उसके बाद इसे 31 अगस्त तक बढ़ाया गया। इसी के सापेक्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखने के लिए मनरेगा में 65% की वृद्धि की गई। साथ ही साथ पीएम किसान योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई। इसी के साथ जो अनलॉक प्रक्रिया के तहत या लॉकडाउन प्रक्रिया के तहत जो कंपनियां हैं वह दिवाले से ना गुजरें या फिर इनको जबरन दिवाला ना घोषित करना पड़े, इसके लिए भी उसमें कुछ सुधार उपायों को किया गया। तो यद्यपि सरकार ने लॉकडाउन पीरियड में और उसके बाद बहुत सारे कार्यों को किया है, लेकिन यदि हमें वर्तमान की जो समृद्धि दर है उसको सतत बनाना है तो सरकार द्वारा और भी कुछ काम करने की ज़रूरत होगी। इसके तहत मुख्य रूप से 3 बातों पे बल दिए जाने की ज़रूरत है, जिसके तहत सबसे पहले तो सरकार द्वारा अपनी जो देयताएं हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं या जो उधारियां हैं उनको निपटाने की ज़रूरत है, ताकि जो छोटे और लघु उद्यम हैं, जो विविध सरकारी क्षेत्र हैं, जो कंपनियां हैं और जो राज्य सरकारों को जो विविध उधारियां हैं, जीएसटी आदि का देय है, ड्यूज़ हैं, उनको हमें समय से भुगतान करना होगा। और कुछ विद्वानों का कहना है कि इसके माध्यम से ही लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का राहत दिया जा सकता है। यानी सरकार केवल अपनी उधारियों को ही अगर निपटा दे तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की तरलता मार्केट में लाई जा सकती है। इसके तहत हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी निवेश को बढ़ाना होगा, जो हमें दूरगामी लाभ दे सकें। इसके अलावा विशेष रूप से स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, जो वर्तमान में भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगा।
कोरोना वायरस के संदर्भ में, साथ ही साथ भविष्य में भी वायरस से लड़ने की हमें बेहतर तैयारी मिलेगी। इसके तहत हमें एक नवीन वित्तीय उत्पीड़न को यानी फिस्कल स्टिमुलस पैकेज को दिए जाने की जरूरत है, जिसमें मुख्य रूप से मांग को बढ़ाया जा सके, डिमांड को बढ़ाया जा सके, इसके लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसके तहत विविध कैश ट्रांसफर किए जा सकते हैं। विनिवेश यानी सरकारी कंपनियां पीएसयूज को निजीकरण करने की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सकता है। इसके तहत अवसंरचना प्रोजेक्ट को जो काफ़ी लंबे समय से अगर वो पूरे नहीं हुए हैं तो उनको पूरा करने के लिए काम किया जाना चाहिए। इसके तहत यदि कई विद्वानों का ये कहना है कि सरकार यदि राजकोषीय घाटे की सीमा को भी पार करती है तो इसके संदर्भ में उपाय किए जाने चाहिए और विशेष रूप से इसमें हमें राज्यों और आरबीआई को साथ लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके तहत हमें स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी में आयात निर्भरता को कम करते हुए स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना होगा। इसके तहत हमें जो कृषि क्षेत्र जिसमें हम नकारात्मक वृद्धि नहीं देखते हैं उसमें हम और रोजगार और आय में वृद्धि कर सकें, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र और एमएसएमई क्षेत्र को भी बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। इसका मतलब यह हुआ कि जो वर्तमान की समृद्धि दर की जो वृद्धि है उसको और बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में बेहतर रूप से लिक्विडिटी मांग को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि इसके संदर्भ में हम बेहतर परिणामों को देख सकें। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो निश्चित रूप से किए जाने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अगले आर्टिकल को, जो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी से है। तो मुख्य रूप से संबंधित है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुए एक अटैक से, और यह अटैक बहुत सारी उन श्रृंखलाओं का भाग है जो अभी हाल के समय में यूरोप में देखी गई है। तो संदर्भ क्या है, तो यूरोप में आतंकी कार्रवाइयों जो हैं उनका जो विस्तार है वो देखा गया है, जिसमें हम फ्रांस में अध्यापक की हत्या के बाद नाइस शहर में चाकू के हमलों से 3 व्यक्तियों की मृत्यु को देखते हैं, और अब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक गनमैन के द्वारा 4 लोगों को मार दिया गया, जो काफ़ी चिंता का विषय है। मुख्य रूप से हाल के समय में जिस प्रकार से इस संदर्भ में जो इस्लामिक आतंकवाद के खतरे को हम बढ़ता हुआ देखते हैं वह काफ़ी चिंता का विषय है। इसके तहत जो लोन वॉल्फ अटैक हैं वो भी बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम काम करने की ज़रूरत है। इसके तहत हमने पिछले 1-2 हफ्ते में इसके संदर्भ में कवरेज भी की थी, तो आप उसके डीएनए को भी देख सकते हैं। इसके तहत हमें ये कोशिश करना होगा कि जो यूरोप में जो विविध राष्ट्र हैं वो इस प्रकार की आतंकी कार्रवाइयों को बेहतर रूप से नियंत्रित कर सकें। इसके लिए राज्यों द्वारा प्रयास करना होगा, जिसके तहत देशों के द्वारा अपने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके तहत मुख्य रूप से जो युवाओं में चरमपंथ की घटनाएं देखने को मिल रही हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है, और समाज में सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए प्रयासों को किया जाना चाहिए। मुख्य रूप से हम इसमें ऐसे राजनीतिक दलों को या ऐसे समूहों को प्रोत्साहित ना करें जो आतंकी कार्रवाइयों को केवल धर्म के विशेष से जोड़ के देखते हैं और इसके तहत धार्मिक आधार पर कार्रवाई किए जाने की बात करते हैं। इसके तहत हमें यूरोपीय राष्ट्रों में जो इस्लाम धर्म को लेकर एक प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण जो देखा जा रहा है और उसमें इस्लाम धर्म को लेकर जो भय की स्थिति देखी जा रही है, इसको दूर किए जाने की ज़रूरत है और इसके संदर्भ में एक सशक्त अनुक्रिया की जा सके, इसको सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है। इसके तहत जो इस्लाम के नाम पर जो हिंसा की जा रही है उसको दूर करने के लिए समाज में समरसता को बढ़ाया जाना चाहिए, और इसके तहत चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे दूसरे धर्म हो, उनके बीच ध्रुवीकरण को बढ़ावा ना मिले, इसके लिए कोशिश करना होगा। इसके तहत विभिन्न देश के नेताओं को समुदायों के साथ मिलकर काम किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत केवल
आतंकी नेटवर्क पर ही रोक लगाने से काम नहीं होगा। हमें इसमें विविध इस्लामिक आतंकवाद के जो जिहादी हैं उनको पृथकीकृत करके दंड दिए जाने की आवश्यकता है और राजनीतिक इस्लामीकरण की विचारधारा को काउंटर करने के लिए काम किया जाना होगा। इसमें जिन सिद्धांतों को हमें अपनाना होगा वो मूल रूप से बहुलतावाद पर आधारित होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षतावाद पर आधारित होना चाहिए, लोकतंत्र पर आधारित होना चाहिए और समानता पर आधारित होना चाहिए। इसके तहत हमें समुदायों के सहयोग से डी रेडिकलाइजेशन प्रयासों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इसमें ऐसे कामों को करने की ज़रूरत है जिसमें हम किसी भी प्रकार से हारना स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जिस प्रकार से चरमपंथ बढ़ रहा है उसी प्रकार से हम बहुलतावाद को बढ़ा सकें, हम सहिष्णुता को बढ़ा सकें, सेक्युलरिज्म को बढ़ा सकें, लोकतंत्र और समानता को बल दे सकें, इसके लिए हमें काम करना होगा। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और यह जो है जीएस पेपर 2 में आईआर से संबंधित है। मुख्य रूप से यह संबंधित है कश्मीर विवाद से और इस कश्मीर विवाद में जो मुख्य रूप से अभी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद रहा है, अब इसमें किस प्रकार से धीरे धीरे चीन की भूमिका बढ़ रही है उस पे जो है प्रकाश डाला गया है। तो भारत किस प्रकार से कश्मीर के संदर्भ में चीन और पाकिस्तान दोनों की संयुक्त चुनौती का सामना कर रहा है, इसको जो है समझे जाने की जरूरत है। तो संदर्भ क्या है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की वर्षगांठ को मनाया गया, जिसके तहत 27 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, उनके द्वारा जम्मू कश्मीर का विलय करने के विलय पत्र पर भारत के संदर्भ में हस्ताक्षर किए गए और तब से ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब इसकी पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन हुआ तो उसके पश्चात जो रियासतें थीं उनको भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया, लेकिन जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखने का सपना देखा, लेकिन उनका ये जो सपना था वह उस समय चूर चूर हो गया जब 1947 में पाकिस्तान के कुछ आदिवासियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और इसमें उन आदिवासियों को जो मदद दी जा रही थी वह पाकिस्तानी सेना द्वारा दी जा रही थी। इससे मजबूर होके उनको जो है अपने जो स्वतंत्रता का जो सपना था वो उसे छोड़ना पड़ा और इसके संदर्भ में जब आक्रमणकारी श्रीनगर के करीब बारामूला तक पहुंच गए तब महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बना दिया। तो यह जो पृष्ठभूमि है उसमें आपको यह चीज़ याद रखनी है कि 1947 में जब भारत का विभाजन होना था तो इससे पूर्व जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कुल 5 क्षेत्र शामिल थे, जिसमें जम्मू का क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र, लद्दाख का क्षेत्र, गिलगित वजरात और गिलगित एजेंसी, जिसे वर्तमान में गिलगित बाल्तिस्तान क्षेत्र कहा जाता है, यह क्षेत्र शामिल थे। जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी पर हमला किया तब जम्मू कश्मीर रियासत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिसको हम वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जानते हैं। जो पाकिस्तान के कब्जे वाला ये जो कश्मीर है यह मुख्यतः 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें एक को पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर, हम उसे कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और दूसरा है गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र जिसे पाकिस्तान ने अपने हिस्से में रखा हुआ है। तो ये जो पीओके का जो रीजन है वह पश्चिम में पंजाब और खैर पख्तूनवा क्षेत्र से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन के शिंगजियान और पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा साझा करता है और इसी के चलते जो है इसका सामरिक महत्व काफ़ी अधिक है।
अगर हम एक मैप के माध्यम से देखें तो हम पाएंगे कि यह जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, जिसमें यह वाली जो रेखा है, यह जो आप देख सकते हैं, यह जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इसी लाइन ऑफ कंट्रोल के माध्यम से जो भारत के नियंत्रण में जो क्षेत्र है उसको दिखाया जाता है, और जो पीओके का जो क्षेत्र है उसको दिखाया जाता है। अब इसके तहत आपको ये चीज देखना है कि इसमें जो हरे रंग से जो दिखाया गया है उसमें दो क्षेत्र शामिल हैं। एक क्षेत्र है पीओके और दूसरा क्षेत्र है गिलगित बाल्टिस्तान, जिसको नॉर्दर्न एरियाज के नाम से भी जाना जाता रहा था। अब यह जो क्षेत्र हैं इसमें पाकिस्तान ने क्या किया, तो पाकिस्तान ने यह किया कि 1963 में 1963 में इसके क्षेत्र के कुछ क्षेत्र को, पीओके में कुछ क्षेत्र को उसने पाकिस्तान ने चीन को हस्तांतरित कर दिया। तो यह वाला जो क्षेत्र है इसको जो आप देख रहे हैं, यह वाला क्षेत्र, इसको 1963 में 1963 में पाकिस्तान द्वारा एक समझौते के तहत चीन को दे दिया गया, जिसमें शक्सगाम वैली का क्षेत्र शामिल है। और जब से यह क्षेत्र चीन को दिया गया है उसके बाद से ही पाकिस्तान ने इस मुद्दे में चीन को भी शामिल कर लिया है, और अब पाकिस्तान और चीन की दोनों की चुनौती को भारत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर 1962 के युद्ध के पूर्व चीन द्वारा लद्दाख के एक बहुत बड़े क्षेत्र, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, उस पर भी जो है कब्जा जमाए रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि चीन द्वारा न केवल अक्साई चीन क्षेत्र को अपने कब्जे में रखा गया है, वहीं दूसरी ओर उसने सक्सगाम वैली के क्षेत्र को भी पाकिस्तान से लेकर अपने नियंत्रण में रख लिया है। तो यह जो पूरी स्थिति है इससे काफ़ी जटिलताएं देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं, फिर से जम्मू कश्मीर का यह क्षेत्र है, जिसमें यह जो पीले रंग से जो क्षेत्र दिखाया गया है यह वर्तमान में भारत नियंत्रित क्षेत्र है। इसमें जो ये पिंक कलर से जो दिखाया गया है वो अक्साई चीन क्षेत्र है, जिसपे वर्तमान में चीन ने कब्जा कर रखा है अवैध रूप से। वहीं दूसरी ओर यह जो हल्का आप ग्रीन वाला क्षेत्र देख रहे हैं ये नॉर्दर्न एरियाज है, या फिर जिसे गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र कहा जाता है। इसी क्षेत्र के एक भाग को पाकिस्तान के द्वारा 1963 में चीन को दे दिया गया अवैध रूप से। तो इसको जो है सक्सगाम वैली के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में चीन के पास है। तो ये कुछ ऐसे मैप हैं जिसके आधार पर आप इसे देख सकते हैं। अब इसके संदर्भ में आपको ये देखना होगा कि भारत ने जब 2019 में अनुच्छेद 370 में बदलावों से जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित किया, उसी के सापेक्ष चीन और पाकिस्तान लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर मामले को अंतर्राष्ट्रीयकृत किया जाए। इसके तहत पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर क्षेत्र में अशांति को बढ़ावा देने के लिए राज्य समर्थित आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और इसके चलते उसको एफएटीएफ की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में भी शामिल होना पड़ा है। अब जिस प्रकार से भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों की अब चुनौती का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए भारत को काफी सावधान रहने की जरूरत है, जिसमें धीरे धीरे पाकिस्तान यह कोशिश कर रहा है कि चीन को भी जो है इस द्विपक्षीय मामले में एक पक्षधर बना दिया जाए, और इसके माध्यम से वह अपने हितों को साध सके। इसी की नीति के तहत पाकिस्तान द्वारा 2 मार्च 1963 को एक अवैधानिक बॉर्डर एग्रीमेंट के माध्यम से जो पीओके के क्षेत्र में विद्यमान सक्सगाम वैली क्षेत्र था वह चीन को सौंप दिया गया, और इस प्रकार से वर्तमान में चीन के पास जो सक्सगाम वैली का क्षेत्र है उसका लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, साथ ही साथ जो लद्दाख क्षेत्र का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का अक्साई चीन क्षेत्र है उस पे भी चीन का कब्जा है, और इससे जो है भारत के समक्ष काफ़ी चुनौतियां विद्यमान है। आगे चलकर चीन ने इसी क्षेत्र से होकर, पीओके क्षेत्र से होकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना की है, जिससे उसने अपने आर्थिक हितों को भी जोड़ दिया है। अगर इसमें हम इतिहास के बारे में बात करें तो
जब भारत पर ब्रिटिशों का कब्जा था उसके बाद से ही, उसके काल से ही 19वीं 20वीं शताब्दी से ही जो चीन है उसने ये कोशिश की कि वो इस क्षेत्र में विशेष रूप से सक्सगाम वैली के क्षेत्र में अपने हितों को बढ़ा सके, इसके लिए जो है उसने कार्य किया। और इसके तहत एक और तो उसने 1955 में तिब्बत के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया और इसी के सापेक्ष जो सक्सगाम वाली क्षेत्र है उस पे भी अब उसने कब्जा जमा लिया है और इसके माध्यम से वह धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। अगर हम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात करें तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग है। इसके तहत पाकिस्तान अफगान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन जैसे विवादित क्षेत्रों में उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। यह मुख्य रूप से एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इसके तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेल, एयरपोर्ट, पावर प्लांट्स का निर्माण किया जाना है, जिसके तहत कुल लगभग 46 अरब डॉलर खर्च किए जाने की योजना है। इसके तहत विविध प्रकार के रेल परियोजनाओं आदि को भी बनाया जाएगा, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये किसका क्षेत्र है? तो यह है चीन का क्षेत्र और चीन में काशगर से होकर यह क्षेत्र जो है गिलगित बल्तिस्तान और पीओके क्षेत्र से होकर गुजरते हुए यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है और इसके माध्यम से चीन ने पाकिस्तान में लगभग 46 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। अब भारत का इसमें स्टैंड है कि चूंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का अभिन्न हिस्सा है, यही कारण है कि भारत इसका विरोध करता रहा है। और इसके संदर्भ में जिस प्रकार से अब पाकिस्तान और चीन दोनों अपने हितों को जोड़ दिए हैं, उसके संदर्भ में भारत को सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि चीन और पाकिस्तान के अवैधानिक क्षेत्रीय अधिग्रहण को भारत चुनौती दे सके। तो यह जो है पूरा मामला काफी जटिल है, जिसे समझे जाने की जरूरत है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा सिक्योरिटी वाले मुद्दे से है। मुख्य रूप से जो आर्टिकल है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं उनसे संबंधित है। और यह जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, इनके माध्यम से किस प्रकार से कोविड-19 के दौर में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, इसको समझे जाने की जरूरत है। तो कोविड-19 के पृष्ठभूमि में भी भारतीय अर्धसैनिक बलों द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक प्रशंसनीय काम किया गया है, जिसको समझे जाने की ज़रूरत है। इसके तहत मुख्य रूप से हमें देखना होगा कि जब हम बात करते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, जिसे सीएपीएफ कहा जाता है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल या केंद्रीय सैन्य पुलिस बल, केंद्रीय सैन्य पुलिस बल, इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें एक आता है सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, दूसरा आता है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तीसरा आता है सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, चौथा आता है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। इसके अलावा इसमें असम राइफल्स और आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आते हैं। मुख्य रूप से कोविड-19 में इनके द्वारा आईटीबीपी आदि के द्वारा विशेष रूप से कोविड-19 के संदर्भ में काफ़ी बेहतर प्रयास किए गए हैं, जैसे कि दिल्ली में 600 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाना, आगे चलकर 10,000 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाना काफ़ी प्रशंसनीय है। इसके माध्यम से सीएपीएफ ने कोविड-19 के समय में विविध राहत उपायों को भी किया है, जिसके लिए सीएपीएफ प्रशंसा के हकदार हैं। दूसरी तरफ इसमें राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और यह जो एनडीआरएफ है वह मुख्य रूप से
सीएपीएफ के जवानों के माध्यम से कार्य करता है और इसमें भी सीएपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनडीआरएफ की पूरे देश में 12 बटालियन हैं और प्रत्येक बटालियन में लगभग 1149 सैनिक हैं और इसके आधार पर उनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। अब इसके संदर्भ में जो उन्होंने कोविड-19 की चुनौती का सामना किया है वो उनके अनुभव को बढ़ाता है, जिसके आगे भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो संबंधित है पेज नंबर 10 से, और यह जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से संबंधित है। यह मुख्य रूप से संबंधित है SC/ST एक्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के संदर्भ में कोर्ट के एक फैसले से। इसके संदर्भ में अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यदि दलित समुदाय अथवा जनजातीय समुदाय को किसी प्रकार का कोई हानि पहुंचाई जाती है तो उसको पहुंचाई गई सभी प्रकार की जो हानियां हैं, सभी प्रकार के जो अपमान या धमकियां हैं, वो जरूरी नहीं है कि सब के सब SC एक्ट से ही संबंधित हो। इसके तहत ऐसे ही अपमान और धमकियां SC/ST एक्ट के तहत शामिल की जा सकती हैं जो विशेष रूप से जातिगत आधार पर किए गए हों। मूल रूप से जो SC/ST एक्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम है, वह मूल रूप से इसको इसलिए बनाया गया है ताकि देश में जो छुआछूत की समस्या है, जो जातिगत हिंसा की जो समस्या है और जो जातिगत अपमान की जो समस्या है उसको रोका जा सके। इसके तहत जो तथाकथित उच्च जाति के द्वारा सुभेद जातिगत समुदायों का जातिगत आधार पर उत्पीड़न किया जाता है उसको रोका जा सके। लेकिन इसके तहत दलित समुदाय के प्रति किया गया प्रत्येक कार्य SC/ST एक्ट का भाग नहीं हो सकता यदि वो स्पेसिफिकली विशिष्ट रूप से जातिगत मानसिकता से ना किया गया हो। तो SC/ST एक्ट के तहत केवल वही कार्य शामिल होंगे जो विशिष्ट रूप से केवल और केवल जाति के आधार पर इसमें कोई कार्यवाही की गई हो, और यदि किसी दूसरे आपराधिक मामले से उसका संबंध है तो उसे उसी आपराधिक मामले या फिर IPC के अलग सेक्शंस के तहत उसे सॉर्ट किया जाना चाहिए। अगर उसमें सीधे सीधे जाति का एंगल ना हो तो उसमें SC/ST एक्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण रूलिंग है जिसे आपको समझना है। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व निर्वाचन निकायों के संगठन एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज AWEB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। इसका निर्माण रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रस्ताव पर किया गया था। इसके माध्यम से सदस्य राष्ट्रों के निर्वाचन अधिकारियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं तथा इसके तहत राष्ट्रों की निर्वाचन प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समर्थन दिया जाता है। तीसरा है भारत जल्द ही इसका सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। केवल एक और दो, केवल एक और तीन कि एक, दो और तीन। तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि भारत इसका पहले से ही सदस्य है। तो उत्तर हो गया हमारा बी, केवल एक और दो। तो आज इसके तहत खबर आई है जिसमें भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा इससे संबंधित जो एक बैठक हुई जिसमें ऑनलाइन वेबिनार हुआ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का, उसमें बताया गया कि भारत द्वारा जिस प्रकार से कोविड-19 के दौर में विभिन्न सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए जो बिहार के चुनाव कराए गए वो एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको दूसरे देशों में भी प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मित्र शक्ति, हैंड इन हैंड, सूर्य किरण, नॉमेडिक एलिफेंट। तो इसमें जो उत्तर है आप देख सकते हैं, नॉमेडिक एलिफेंट जो है वो भारत करता है मध्य एशिया। ठीक है, भारत जो है मध्य एशिया देश या कह सकते हैं आप इसमें मंगोलिया के साथ इसको करता है। तो यह तो हमारा नहीं होगा।
हैंड इन हैंड जो है वो भारत चीन के साथ करता है, और मित्र शक्ति जो है वो भारत श्रीलंका के साथ करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य किरण, जिसे भारत नेपाल के साथ करता है। तो आज के अखबार में एक खबर आई है जिसमें भारत के आर्मी चीफ वो जो है नेपाल गए हुए हैं, और वहाँ पे जो है उन्होंने सेनाओं के साथ वार्ता की है, जो भारत नेपाल सैन्य संबंधों को बेहतर बनाने में आवश्यक है। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही सुमेलित युग्म युग्मों की पहचान करें। युद्ध अभ्यास देश: शक्ति और वरुण, फ्रांस, इंद्र, रूस, अजय वॉरियर, कोंकण, यूके। केवल एक और दो, केवल तीन, एक, दो और तीन। तो इसमें जो है तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से युद्ध अभ्यास किस देश से संबंधित हैं, इसके संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके संदर्भ में आज ये लेख आया है जिसमें भारत के रक्षा मंत्री का ये बयान है कि भारत ने शांति को ज़रूर बढ़ावा दिया है, लेकिन वह किसी भी प्रकार की जो आक्रामक गतिविधि है उसके लिए भी तैयार है, और इसके तहत भारत ने विभिन्न देशों के साथ सहयोग को, रक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया है, जिसमें अभी हाल में ही क्वाड देशों के साथ रक्षा संबंध महत्वपूर्ण है, और भारत चीन सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करतारपुर कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, झेलम, चिनाब, रावी। तो इसका सही उत्तर है हमारा डी, रावी। यह जो कॉरिडोर है ये आज चर्चा में रहा जब भारत द्वारा पाकिस्तान के उस निर्णय का विरोध किया गया जिसमें उसने करतारपुर गुरुद्वारे से संबंधित जो प्रबंधन है वह पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से उठा के किसी दूसरी समिति को दे दिया है जो एक नॉन सिख बॉडी है। और इसमें भारत का कहना है कि यदि धार्मिक मामलों का प्रबंधन किया जाना चाहिए तो वह सिख बॉडी द्वारा ही की जाना चाहिए, इसको किसी दूसरी बॉडी को नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो करतारपुर कॉरिडोर जो भारत और पाकिस्तान के मध्य बनाया गया है वो जो है करतारपुर को जोड़ता है डेरा बाबा नानक से, और यह जो है रावी नदी के ऊपर अवस्थित है। तो यह जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोप में सुरक्षा व सहयोग के लिए संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघर्ष निवारण, संकट प्रबंधन और संघर्ष उपरांत पुनर्वास, मानवाधिकारों को बढ़ावा, प्रेस की स्वतंत्रता व स्वतंत्र निर्वाचन, आर्म्स कंट्रोल व निशस्त्रीकरण, उपरोक्त सभी। तो OSCE जो है इन सभी से संबंधित है, उत्तर हो जाएगा हमारा डी। तो अभी हाल में जो अमेरिका में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाया गया है कि जो इसमें वोटिंग हो रही है उसमें धांधलेबाजी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, और इसका जो है जवाब दिया है OSCE संगठन है जिसका अमेरिका भी सदस्य है। और OSCE का कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं वो सही नहीं है। तो OSCE जो है यूरोप क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग का संगठन है जो विश्व में सबसे बड़ा सुरक्षा आधारित अंतर सरकारी संगठन है। इसका जो उद्भव हुआ 1975 के सुरक्षा व सहयोग पर यूरोप में हुए कॉन्फ्रेंस से हुआ जो हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित किया गया। इसके अधिदेश में मैंडेट में बहुत सारे मुद्दे शामिल हैं जैसे कि हथियार नियंत्रण, मानव अधिकार बढ़ावा, प्रेस स्वतंत्रता, निष्पक्ष निर्वाचन। मुख्य रूप से यह पूर्व चेतावनी, संघर्ष निवारण, संकट प्रबंधन और संकट उपरांत पुनर्वास के कार्य करता है। इसके 57 सदस्य देश हैं जो अधिकांश यूरोप, उत्तर मध्य एशिया और उत्तर अमेरिका से संबंधित है। मुख्य रूप से कोल्ड वॉर एरा में यानी 1945 से 91 के काल में यह ईस्ट वेस्ट फोरम के रूप में पूर्व और पश्चिम के जुड़ाव के रूप में स्थापित की गई एक संस्था थी जो अभी भी कार्यरत है। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं 2020 का। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? राज्य द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, विनिमय पत्र, सामंतों द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो इसका सही उत्तर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र। तो सही उत्तर है हमारा सी। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं।
अनुच्छेद 370 के निरसन व जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात चीन पाकिस्तान योजना इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण की रही है। इस संदर्भ में भारत की चुनौतियों का विश्लेषण करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के संकेतक लॉकडाउन के पश्चात आर्थिक पुनर्बहाली की ओर निश्चित ही संकेत करते हैं। हालांकि इसकी गति को सतत बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा और भी बहुत से सुधार उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर ये दोनों क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के तहत हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से द हिंदू अखबार के जो विश्लेषण हैं उसको बेहतर तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।